अवैध ज़मीन कब्जा का मामला सामने आ रहा है और ये मामला सामने आ रहा है तिल्दा से। और जो पीड़ित हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा के लिए। हम उनसे जानेंगे किस तरह का पूरा मामला है और इस मामले पे कानूनी जानकारी के लिए हमारे साथ वकील साहब भी मौजूद है। उनसे भी हम जानेंगे कि यह किस तरह के इसके साथ गड़बड़ी हुई है, किस तरह का छेड़छाड़ हुआ है। और इस मामले को लेकर आज ये कलेक्टर जनदर्शन में भी पहुँचे हैं और उन्होंने अपना जनदर्शन में मांग पत्र, अपना समस्याओं का पत्र भी सौंपा। हम समझने का प्रयास करेंगे किस तरह का मामला है। आप आज पहुँचे हैं जनदर्शन में, किस तरह का पूरा मामला है? मेरा नाम केशव वैष्णव है। मेरा निवास स्थान ग्राम तुलसी है। ये मामला दरअसल 2 से 3 साल पूर्व का है, जिसमें एक भूमाफिया है राजकुमार भिखवानी। वो 30,000 वर्ग फीट ज़मीन खरीदता है और रोड रास्ता काट के 42,000 वर्ग फीट में विक्रय कर देता है। और इसके बाद इससे हम ज़मीन जब प्यार से मांगे हमारा ज़मीन दे दीजिए भैया करके, तो ये नाटक करने लग गया। चूँकि राजस्व के कुछ अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हैं। अभी वर्तमान में इसमें अपराध पंजीबद्ध का आदेश आ चुका है। जैसे ही आदेश आया तो न्यायालय अपर कलेक्टर ने उसको स्थिर रखा। उसके बाद थाना भेजा गया। थाना से वापस एसडीएम के पास आया कि इसमें मार्गदर्शन दीजिए। मार्गदर्शन के लिए उन्होंने लोक अभियोजक भेजा। लोक अभियोजक से 420, 67, 68, 71, 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध करने का मामला आया। जैसे ही वो मार्गदर्शन पत्र आया उसके बाद से विगत 6 माह से ना ही वो दस्तावेज दे रहे हैं अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा और ना ही थाने में पत्र भेज रहे हैं अपराध पंजीबद्ध करने के लिए। और इस प्रकार इसमें हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति 30,000 स्क्वायर फीट खरीदेगा वो 42,000 वर्ग फीट नहीं बेच सकता। परंतु इतना बड़ा गड़बड़ी होने के बाद भी शासन के उच्चाधिकारी इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं मामला पिछले लंबे समय से चल रहा है, 2 साल पुराना मामला है करके, तो अब तक आप कौन कौन से अधिकृत अधिकारियों के पास आप दस्तक दे चुके हैं? इसमें मैं कलेक्टर साहब के पास जा चुका हूं, जिसमें पूर्व में सौरभ कुमार सर के पास गया था। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया इसमें बिल्कुल अपराध पंजीबद्ध होगा और जो दोषी अधिकारी भी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगा। और इसी तारतम्य में उन्होंने उस समय के तहसीलदार मडरिया को वहाँ से हटाया। उसके बाद भूरे साहब आए, भूरे साहब भी बोले और उसके बाद अपराध पंजीबद्ध के लिए आदेश हुआ। मगर आदेश होने के बाद इन लोगों का गोलमाल चालू हो गया। न पत्र भेजते हैं न हमको दस्तावेज देते हैं। यहाँ तक कि अभी वर्तमान में एसडीएम के द्वारा प्रकरण जो रिकॉर्ड में दस्तावेज होता है उसको निकाल के अपने पास रख लिया, जो कि एकदम अवैधानिक है। कोई भी दस्तावेज को आप रिकॉर्ड से निकाल के नहीं रख सकते। यदि हम आरटीआई लगाते हैं तो भी वो दस्तावेज नहीं मिलता, यदि नकल लगाते हैं तो भी दस्तावेज नहीं मिलता। इसका मतलब साफ है कि आरोपी को संरक्षण दिया जा रहा है और अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। कौन है जो संरक्षण दे रहे हैं? अनुविभागीय अधिकारी तिल्दा नेवरा। क्या नाम है उनका? श्री प्रकाश टंडन। आज आप जनदर्शन में पहुँचे, जनदर्शन में किस तरह का आश्वासन मिला है? जनदर्शन में इसके पूर्व भी मैं आया था 15 तारीख को। और मज़ेदार बात, जनदर्शन में ये जो टोकन दिया जाता है इसके पूर्व 15 तारीख को आया था, इसको ऑनलाइन अपलोड ही नहीं किए हैं। इसके पूर्व में भी 6 महीना पहले दिया था, उसको भी अग्रिम कार्रवाई हेतु एसडीएम को प्रेषित कर दिया गया है। मगर कोई कार्रवाई लंबित नहीं, सब लंबित हो जाता है। अभी भी जनदर्शन में अपर कलेक्टर साहब बैठे थे, उन्होंने भी केवल आश्वासन दिया। सब गोल गोल घुमाए रहे, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है। जिस तरह से आप बता रहे हैं लगातार आपको खींची जा रही है, केस को, मामले को खींचा जा रहा है, लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या उम्मीद है कि प्रशासन से आपको न्याय मिल पाएगी? नहीं, राजस्व मंत्री से मेरे को पूरा विश्वास है कि उनके तक मामला पहुंचेगा तो त्वरित रूप से कार्रवाई होगा। इसमें दरअसल बात यह है कि अधिकारी ही संरक्षण दे रहे हैं। भूमाफिया तो क्या है, 2 मिनट में अंदर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 30,000 खरीद के 42,000 नहीं बेच सकता। मगर ये कर दिया है, सारे दस्तावेज इनके पास है मगर फिर भी बचा रहे हैं। आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? आगे हम तो न्यायालय जा चुके हैं, उसी के लिए दस्तावेज मांग रहे हैं। आप अपराध पंजीबद्ध नहीं करा सकते तो हमको सारे दस्तावेज दे दीजिए। तो दस्तावेज को अपने पास व्यक्तिगत रूप से रख लिया गया है ताकि ये जाए वहाँ भी पीड़ित हो और घूमते रहे गोल गोल। इस पूरे मामले में कानूनी जानकारी के लिए हमारे साथ वकील साहब हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा किस तरह का मामला है, किस तरह की गड़बड़ियाँ हैं, किस तरह के अपराध हुए हैं। मेरा नाम आकाश हिंदुजा है और मैं इसमें ये बताना चाहूँगा, ये एक तरीके से अपने आप में वाइट कॉलर क्राइम है। वाइट कॉलर क्राइम कैसे होते हैं, जो दिखते तो हैं परंतु होते नहीं हैं, और कई बार परंतु दिखते नहीं हैं लेकिन होते ज़रूर हैं। किस तरीके से एक समझ सकते हैं, जैसे कि ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी मोबाइल है, ये मैं कहता हूँ जैसे ये 30,000 वर्ग फुट है। 30,000 वर्ग फुट में से अगर आप इसमें से 10,000 12,000 का जो कोई क्षेत्र होगा किसी निस्तारी के लिए दे देंगे, मतलब रोड, रास्ता, नाली, अन्य मतलब गार्डन, किसी भी प्रयोग के लिए दे देंगे, उसके बाद आपके पास मात्र 18,000 वर्ग फुट बचेगा। इसी के अंतर्गत आपको बेचना है, आपको ध्यान रखना है ये, जिसके लिए जो अवैध
प्लॉटिंग करते हैं वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज भी करते हैं कि आपको हम यहाँ पे ये बना के दे रहे हैं, वो बना के दे रहे हैं। रेरा के प्रावधानों के अनुसार भी ये नियमित किया गया है कि जो व्यक्ति कॉलोनाइज़र की श्रेणी में आता है, बिल्डर होता है, उसे 51% मिनिमम अपने क्षेत्र का डेवलप करना पड़ेगा। रोड, राजली, नाला, EWS, इवन गार्डन मिला के सब चीज़ों को। अब आप देखेंगे हमारे सामने जो प्रकरण है इसमें 30,000 सामने वाले ने खरीदा है और बेचा कितना है, 42,000 वर्ग फुट। निस्तारी को मिला के बता रहा हूँ, इसका मतलब उसने अधिकतम में 12,000 वर्ग फुट बेच दिया। अब 12,000 वर्ग फुट किसका बेचा होगा, अपने अड़ोसी पड़ोसी का बेचा होगा। अड़ोसी पड़ोसी में ये है प्रार्थी केशव का कहना है इसकी 5,000 वर्ग फुट जमीन दबी है, जो कि प्राइमा फेसी केस देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट बात है कि 5,000 वर्ग फुट तो ये क्लेम कर रहे हैं। हो सकता है इनकी ज़्यादा दबी हो, कम दबी हो, लेकिन ये गारंटीड है कि इनकी दबी जरूर होगी क्योंकि पड़ोस में ये बैठते हैं। इसी के अलावा धारा 420 भारतीय दंड विधि के अंतर्गत इन्होंने एक और क्राइम किया है। जिस व्यक्ति को इन्होंने ज़मीन बेचा होगा, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मतलब जो वहाँ पे जिन्होंने ज़मीन खरीदी होगी उसके साथ भी उन्होंने छल कपट किया है। कैसे किया है कि मतलब इनकी ज़मीन, प्रार्थी की ज़मीन दिखाते हुए उन्होंने खुद का बताते हुए बेचा है। तो ये अपने आप में 420 है। इसके अलावा 467, 468, 471 में मामला इसलिए पंजीबद्ध किया जाना ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है, शासकीय दस्तावेज एग्जीक्यूट किया है कि अपनी ज़मीन बताते हुए किसी अन्य व्यक्ति को बेचा उस ज़मीन को, यह दिखाते हुए, और 110% उसमें नक्शा मौजूद होगा जिसका मिलान किया जाए तो वहाँ पे आपको 42,000 वर्ग फुट उनका दिखेगा, परंतु 30,000 वर्ग फुट उन्होंने खरीदा है। अपने आप में बहुत सारे ही मामले बनते हैं। प्रशासन के द्वारा अनेकों संहिता में, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, दंडात्मक संहिता, आपका सिविल संहिता, इनमें कई प्रकार की प्रशासन को पावर दिया गया है सेल्फ कॉग्निजेंस लेने का, मतलब स्वतः संज्ञान लिए जाने का। परंतु हमारे द्वारा हमारा प्रार्थी जब अपर कलेक्टर के पास जा रहा है तो अपर कलेक्टर सीधा मना कर दे रहे हैं कि इसमें हमारा कोई हाथी नहीं बनता है। धारा 126 में भी छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता में यह क्लियर प्रावधान है, अगर आपको इस प्रकार की किसी भी प्रकार की इस प्रकार से संबंधित अवैध कब्जा, बलात् कब्जा की जानकारी प्राप्त होती है तो आपको प्राइमा फेसी कॉग्निजेंस लेते हुए किसान को संरक्षण प्रदान करनी है। वो एक किसान व्यक्ति है, वो किसान व्यक्ति इसीलिए नहीं कहते हैं कि वो फांसी लेके मर जाता है, वो इसलिए भी मरता है क्योंकि वो शासन प्रशासन के नीचे दब जाता है। तो इसमें मैं चाहूँगा कि प्रशासन इसमें अपने आप स्वतः संज्ञान लेते हुए अनेकों धाराओं के अंतर्गत आरोपी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए एवं प्रार्थी को जल्द से जल्द न्याय प्रणाली के अंतर्गत सुविधा प्रदान की जाए। आप उन अधिकारियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इस पूरे मामले में जो लगातार अपराध को संरक्षण दिए हैं? जैसे कि हमने भारतीय दंड विधि की बात कही, अब ये तो बहुत पुराना कानून है, अंग्रेजों के ज़माने का कानून है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब पढ़ने की देरी है, समझने की देरी है। इसमें जो संरक्षणा प्रदान की जा रही है प्रशासन शासन के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी प्रदान की जा रही है, तो उसमें भी दंडात्मक कार्रवाइयों का आचरण दिया गया है, जिसके अंतर्गत उन प्राधिकारियों के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी जरूरी है, उचित होगी एकदम। इस पूरे मामले पर प्रार्थी को न्याय तो अवश्य मिलना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर न्याय कब तक मिल पाती है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहें लाइव खबर 24/7 के साथ।